हाँ जी, देखिए अभी मैंने हेडिंग लिखवा दी थी, जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंडरी पोलिनोमियल, फॉर लेजेंडरी पोलिनोमियल। ठीक है, नाम से पता लग रहा है कि लेजेंडरी पोलिनोमियल के लिए ऐसा फंक्शन जो कि उसको जनरेट कर सके। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन फॉर द लेजेंडरी पोलिनोमियल। तो लिख लो इसके अंदर 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर की पावर -12 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट t की पावर n pnx, t की पावर n pnx। ठीक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, इसे याद रखना है आपको। ठीक है, तो मान लो मुझे P2x निकालना है ना, क्या निकालना है? P2x। अब मुझे नहीं पता P2x क्या है, भूल गया। एक जो पोलिनोमियल वाला फॉर्मूला था वो भी भूल गया, और जो मैंने डायरेक्ट वैल्यू याद रखी थी 1x 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1 वो भी भूल गया। बट मुझे अगर जनरेटिंग फंक्शन याद है तो यहाँ से मैं P2x निकाल सकता हूँ। तो लेजेंडरी पोलिनोमियल क्या होगा, इसका एक्सपेंड कर दो और इसमें जो t की पावर n का कोफिशिएंट होगा वही आपके पास क्या होगा, लेजेंडरी पोलिनोमियल, है ना। तो लिखो इसमें एक लाइन, द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n, द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n in the expansion of, in the expansion of 1 minus 2xt plus t square की पावर -12 will be legendary polynomial, will be legendary polynomial of order n, of order n। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिख लो, देखो अभी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड P2x, फाइंड P2x यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन, यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से आपको क्या कैलकुलेट करना है, P2x कैलकुलेट करना है। इसका मतलब किसका कोफिशिएंट देखूंगा मैं, t की पावर n के लिए Pn होता है, तो t स्क्वायर के लिए क्या होगा, p स्क्वायर। वो किस में देखेंगे, इसके एक्सपेंशन के अंदर। ठीक है, तो लिख लो इसका सॉल्यूशन, लिख लो यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन, यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन पुट n बराबर 2। अगर मैं n बराबर 2 पुट करता हूं तो देखो मेरे पास क्या आता है। अच्छा, जनरेटिंग फंक्शन क्या था, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, देखो ऐसे लिख सकता हूं भाई, माइनस मैंने कॉमन ले लिया और मैंने इसको ऐसे कर दिया, इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, यहां पे टी स्क्वायर और यहां पे P2x। देखो RHS में यही है ना तुम्हारे पास। इस बार n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट मत लिखो, यहां पे कितना लिखोगे, 2 लिखोगे, है ना, 2। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब यहां पे देखो तुम्हारे पास इसका एक्सपेंड करते हैं, है ना। तो आपको ये फॉर्मूला पता है नहीं पता, 1 माइनस एक्स की पावर n क्या होता है भाई, 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, फिर माइनस
n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब प्लस डॉट डॉट चलता रहता है। ऐसे पढ़ रखा है ये? नहीं याद है तो लिख लो, इसको याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं अप्लाई करता हूं इसको, तो क्या हो जाएगा 1। अब देखो यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, इसका मतलब ये सारे क्या होंगे, प्लस के होंगे। तो देखो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 1 प्लस nx, तो n कितना है 1/2 और x कितना है तुम्हारे पास 2xt माइनस टी स्क्वायर, ऐसा ही होगा तुम्हारे पास। नेक्स्ट लिख लो प्लस n इंटू n माइनस 1, दैट मीन्स -1/2 इंटू -1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा इसका स्क्वायर, लिखो 2xt माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2xt माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस डॉट 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 ये चलता रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो P0x प्लस टी P1x प्लस टी स्क्वायर P2x। देखो ऐसे कुछ हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए P2, ठीक है। तो P2 कैसे निकालूंगा, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट लो, देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे तुम्हारे पास कितना है, इसमें देखो ये रहा टी स्क्वायर, दैट मीन्स -1/2, यहां पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो ये रहा, ये हो जाएगा -3/2 -1/2, दैट मीन्स 3/4, ये 3/8, और ये तुम्हारे पास क्या है, अच्छा इसका स्क्वायर है ना ये, रुको एक सेकंड, इसका स्क्वायर है। देखो इधर इसको अगर मैं ओपन करता हूं इस वाले टर्म को, तो मेरे पास क्या आएगा, क्या आएगा भाई 4x स्क्वायर टी स्क्वायर, इसके बाद में प्लस टी की पावर 4 माइनस 4x टी क्यूब। मुझे क्या चाहिए, ओनली टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट ये तो ऑलरेडी 3/8 बन चुका था, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 3/8 इंटू में 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है P2x, तो P2x मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, हाफ कॉमन ले लेना, ये कितना बचेगा 3x स्क्वायर माइनस, यही होता है तुम्हारे पास P2x, नोट कर लो इसको। ऐसे जनरेटिंग फंक्शन से उसको एक्सपेंड करके हम डायरेक्टली पावर को कंपेयर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, CSIR नेट में पूछा हुआ है, CSIR नेट में पूछा हुआ है, गिवन n इज इक्वल टू 0 to infinite Pnx इंटू टी की पावर n इंटू टी की पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -12। क्वेश्चन में तुम्हारे पास ये फॉर्मूला भी दे दिया, देखो 4 mod t is less than or equal to 1, the value of P5 minus 1 is, P5 minus 1 is option A 0.26, option B 1, option C -1 and option D 0.5। विद इन 10 सेकेंड आंसर आना चाहिए।
ऑप्शन सी हो जाएगा ना। देखो ये किसका जनरेटिंग फंक्शन है, ये किसका जनरेटिंग फंक्शन है, लेजेंड्रे, और तुम्हें पता ही है ये तुम्हारे पास में लेजेंड्रे का ही होता है। तो तुम्हें पता है कि लेजेंड्रे के अंदर Pn -1 आपके पास होता है -1 टू द पावर n, ऐसा ही पढ़ रखा है ना आपने। अब तुम्हारे पास क्या है, P5 -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 5 इज इक्वल टू -1। दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हो गया मेथड फर्स्ट। अपन कैलकुलेट करते हैं मेथड सेकंड। मेथड सेकंड, ठीक है। तो मेथड सेकंड में देखो अपन ये वाली प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं। इधर देखो जो मैंने ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट लिखी है उससे अपन प्रूफ कर देंगे, है ना। देखो यूजिंग, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, जनरेटिंग फंक्शन, यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, क्या है जनरेटिंग फंक्शन, ये रहा। ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूं, पुट x इज इक्वल टू -1, क्योंकि मुझे Pn -1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। तो x बराबर मैंने इसमें -1 पुट कर दिया, तो क्या बचेगा बताओ, Pn -1 t की पावर n समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। इसमें क्या बचेगा भाई, क्या था तुम्हारे पास 1 - 2xt, इसका मतलब 2x की वैल्यू -1 t प्लस t स्क्वायर की पावर -12। देखो यही आएगा क्या, यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 1, ये प्लस हो जाएगा क्या, प्लस 2t, और यहां पे प्लस टी स्क्वायर की पावर -12। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, हाँ, 1 प्लस टी का स्क्वायर, और यहां पे क्या है, तो कितना बचेगा -1। इसको एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा तुम्हारे पास में 1 माइनस टी, आगे प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस, ये तुम्हारे पास क्या रहेगा, चलता रहेगा। देखो यहां पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं n बराबर 0 टू इनफाइनाइट -1 टू दी पावर n t की पावर n लिख सकता हूं। देखो t की पावर 0, t की पावर 1, t की पावर 2, t की पावर 3, t की पावर n आएगा। 1 -1 1 -1 1 -1 को मैंने क्या लिख दिया, -1 टू दी पावर n। भाई यहाँ पे n बराबर 0 रखो, कितना आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 आ गया। n बराबर 1 रखो, माइनस t आ जाएगा। n बराबर 2 रखो, प्लस टी स्क्वायर आएगा। n बराबर 3 रखो, माइनस टी क्यूब आएगा। तो इस सीरीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, और LHS में आपके पास क्या है, n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट Pn -1 t की पावर n, ये LHS में है। दोनों तरफ क्या करेंगे, कंपेयर विथ t की पावर n। ठीक है, इधर t की पावर n कितना है तुम्हारे पास, इधर तुम्हारे पास कितना है, ये आंसर। अब n बराबर क्या पूछा है तुमसे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, n बराबर 5 के लिए पूछा है। तो P5 -1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू माइनस। क्लियर है, नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट करो इसको। तो एक तरह से ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई और ये क्वेश्चन भी हो गया। तो जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से अपन ये आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है सबका, ये हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखेंगे ऑर्थो नॉर्मलिटी कंडीशन ऑफ, ऑर्थो नॉर्मलिटी
कंडीशन ऑफ लेजेंड्रे पोलिनोमियल। लेजेंड्रे पोलिनोमियल, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन ऑफ लेजेंड्रे पोलिनोमियल। तो लिख लो -1 से +1 Pmx Pnx इज इक्वल टू 2/2n+1 डेल्टा mn। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, ये आपको याद रखनी है। एंड दिस डेल्टा mn इज क्रॉनिकल डेल्टा। और क्रॉनिकल डेल्टा क्या होता है भाई? डेल्टा mn कैसे डिफाइन होगा? 1 0 1 कब होगा? जब m बराबर n हो। और 0 कब होगा? ये लीजिएगा, ये लिख लो साइड। ठीक, अब देखिए एक इसमें छोटा सा टॉपिक लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ Cn। देखो जो 4 अपन स्पेशल फंक्शन पढ़ेंगे उसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से 95% चांसेस है क्वेश्चन वहीं से आएंगे। क्या तो लेजेंड्रे या फिर हर्माइट। लेजेंड्रे में जो अपन ने पढ़ा सिमिलरली हर्माइट में भी पढ़ेंगे। हर्माइट में भी उसका जनरेटिव फंक्शन पढ़ेंगे, उसका पॉलिनोमियल फॉर्म पढ़ेंगे, उसका ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशंस पढ़ेंगे, ठीक है ना, जैसा इसमें पढ़ा। तो एक ये समझ लो, बाकी जितने भी जनरेटिव फंक्शन अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ Cn लिखो, नोट करके लिख लो चाहे इसको। मान लो आपको कोई फंक्शन f(x) जो है वो लेजेंड्रे पोलिनोमियल के फॉर्म में दे रखा है ना, जैसे C0 P0x प्लस C1 P1x प्लस C2 P2x प्लस डॉट डॉट Cn Pnx। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना? Cn की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ लिख लो, इसमें मल्टीप्लाई बाई Pnx मल्टीप्लाई बाई Pnx and integrate between -1 to +1 -1 to +1। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 to +1 f(x) Pnx dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, C0 P0x Pnx dx इंटीग्रेशन -1 से +1। यहाँ पे C1 P1x Pnx dx इतना सफिशिएंट है। और यहाँ पे तुम्हारे प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cn Pnx Pnx dx -1 से +1। ये सबका क्लियर है? चलिए देखिए इधर देखिए भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम होने चाहिए तभी कुछ वैल्यू मिलेगी, नहीं तो 0 हो जाएगी। अभी ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन से ये भी क्या होगा तुम्हारे पास 0, मतलब पूरा इंटीग्रेशन 0 हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी लिखोगे, देखो 0 प्लस Cn ऐसे की ऐसे, और इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, ये 0 0 चलता रहेगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 2/2n+1। क्लियर है सबका ये?
और डेल्टा एन एन लिखेंगे, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, देखो सी एन आपके पास आ गया, सी एन, इसको इधर ले आओ, 2n + 1 डिवाइडेड बाई 2 -1 से +1 fx pnx dx। इसको याद रख लो तो ठीक है, बाकी आप इस फॉर्म में अगर आपको ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन है तो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, यहां से क्वेश्चन तुम्हारे पास में, यहां से क्वेश्चन तुम्हारे पास ऑलरेडी नेट में आ चुका है, ऑलरेडी TIFR में आ चुका है, ऑलरेडी जेस्ट में आ चुका है। ठीक है, जोगेंद्र बोल रहे हैं सर रिपीट कीजिए, तो रिपीट कर देते हैं भाई। देखो इधर मैंने क्या किया, इसको -1 से +1 इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ और pnx से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे क्या चाहिए, cn चाहिए। अगर मुझे p2 चाहिए होता तो मुझे c2 चाहिए होता तो क्या करता, मैं p2x से मल्टीप्लाई करता दोनों तरफ और -1 से +1 लिमिट लेता, क्योंकि जब p2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 2/2n + 1, n बराबर 2 रख देना, तो c2 आ जाएगा। बाकी सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बाकी सबकी वैल्यू 0 क्यों हुई तुम्हारे पास में, क्योंकि उसमें pmnx pnx दोनों बराबर नहीं होते हैं। जब दोनों बराबर नहीं होते हैं तो तुम्हारे पास वो 0 बन जाता है। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास ये 0 है, ये n है, दोनों बराबर नहीं है तो 0 बन गया। ये 1 है, ये n है, बराबर नहीं है तो 0 बन गया। ये n है, ये n है, ये बराबर है, तो इसकी वैल्यू 2/2n + 1 डेल्टा nn होगी। डेल्टा nn 1 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू ये होगी और इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो तुम्हारे पास cn निकल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लो आप। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लो, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, जितने पॉसिबल क्वेश्चन है ट्राई करेंगे हर तरह के क्वेश्चन बन जाए। लिखिए, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन, कंसीडर फॉलोइंग फंक्शन fx = 0 1। 0 कब है, फॉर ऑल -1 से 0, 0 से 1, -1 से 0, 0 से 1। If the function can be expressed in term of, if function can be expressed in terms of Legendre polynomial as following, Legendre polynomial, LP means Legendre polynomial, as following, as following, fx = n = 0 to infinite an pnx, an pnx, इसको बोलते हैं फूरियर लेजेंडरी सीरीज, फूरियर लेजेंडरी सीरीज। ठीक है, तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। देन वैल्यू ऑफ a1 एंड a3 इज, देन वैल्यू ऑफ a1 एंड a3 इज, a1 एंड a3 इज, ऑप्शन ए लिखो 3/2 1/4, ऑप्शन बी लिखिए 3/4 -7/16, ऑप्शन सी लिखिए 3/4 -1/16 एंड ऑप्शन डी लिखिए 3/2 -7/16, -7/16।
हाँ भाई, कौन सा ऑप्शन आएगा? देखो राधिका ऑप्शन बी बता रहे हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट। श्यामाश्री ओझा ऑप्शन बी बता रहे हैं। देखो इसमें कुछ है ही नहीं ना, अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया है। क्या लिखवाया है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या लिखवाया है आपको? सी एन एक्स, यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ? ए एन एक्स, बात वही है, इज इक्वल टू 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 -1 2 +1 f(x) Pn(x) dx। ठीक है, मेरे मन से नहीं लिख रहा हूँ भाई, अभी आपको मैंने प्रूव करवाया है ये। देखो 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 -1 से +1 f(x) Pn(x) dx। वहाँ पे Cn था, यहाँ पे तुम्हारे पास An है, बात वही है। ठीक है, अब तुमसे क्या पूछ रहा है? देखो अब तुमसे यहाँ पूछ रहा है ये कि सबसे पहले एक तो तुम क्या कैलकुलेट करोगे? एक तो तुम कैलकुलेट करो a1, मतलब n बराबर 1 पुट कर दो। तो यहाँ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन -1 से +1 f(x) n बराबर 1 रखेंगे तो P1x dx। क्लियर है ये? आगे देखिए ये कितना हो जाएगा? 3/2। अच्छा, फंक्शन तुम्हें दे रखा है, कहाँ है फंक्शन? ऊपर दे रखा होगा, तो उसमें दे रखा होगा -1 से 0 में तो कितना है? 0, और 0 से 1 में 1। तो इसको तोड़ के लिख लो ना, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 से 0 f(x) P1x dx प्लस 0 से 1 f(x) P1x dx। क्लियर है इतना? आगे देखिए, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? 3/2। इसकी वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में बोल रहा है ना, -1 से 0 में फंक्शन 0 है तो पूरा 0 हो गया। इसकी वैल्यू f(x) कितना दे रखा है? 1 × P1x कितना होता है? x होता है ना, मैंने याद भी करवाया है, dx 0 से 1। तो ये हो जाएगा 3/2 × इसका इंटीग्रेट x²/2 और लिमिट 0 से 1, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 3/4। तो a1 बराबर 3/4 देख लो कौन से ऑप्शन में है। नाउ अब तुम्हें पूछा है नेक्स्ट, क्या पूछा है? क्या पूछा है? a3। a3 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 2 × 3 + 1 अपॉन में 2, ऐसा ही होगा ना, 2n+1 डिवाइडेड बाई 2, n बराबर 3 रख दिया मैंने। लिमिट -1 से +1 f(x) P3x dx। इसको भी वैसे लिमिट्स में तोड़ेंगे, तोड़ दोगे ना, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 6/2 नहीं 7/2, 7/2 × इसको देखो 0 से 1 करेंगे, यहाँ पे 0 से 1 हो जाएगा क्योंकि -1 से 0 में तो 0 है, और f(x) की वैल्यू 1, और px कितना होता है? P3x 1/2। हाँ, ये होता है तुम्हारे पास 5x³ - 3x dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/4, इसको बाहर ले आना। ठीक है, इसको बाहर ले आना, और ये हो जाएगा 5x 4/4 - 3x² डिवाइडेड बाई 2 0 से 1। इसको इंटीग्रेट कर दिया मैंने, 7/4 लिमिट रख दो, 5/4 - 3/2 सोल्व कर लोगे कितना आएगा? -7/16। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछिए। ठीक, देखो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन क्लास में ही करवाए जाएं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तुम्हें एज ए जो बोलते हैं DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो होती है ना, तो मैं ऐसा नहीं करता कि आपको 5 क्वेश्चन मैंने घर से दे दिए, 1 क्वेश्चन यहाँ करवा दिया। उससे क्या होगा पता है? उससे ये होगा कि आप अभी आपके पास ये नोट्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस कहाँ लिखे जा रहे हैं? नोट्स के अंदर। जो आपके पास असाइनमेंट तुम सोल्व करते हो, पता नहीं सोल्व करते भी हो या नहीं करते हो, ठीक है, मैं तो ये मान के करूँगा चलूँगा कि आप सोल्व करते हो।
तो सोल्व क्या आप ये सेम कॉपी में करते हो, अलग में करते हो? अच्छा, एग्जाम में जो अलग कॉपी तुम करते हो उसको रिवाइज करोगे, नोट्स को रिवाइज करोगे? तो हम चाहते हैं ना कि नोट्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो, तो जब हम रिवाइज करें तो प्रैक्टिस में आ जाए। ठीक है, जो आप अलग से असाइनमेंट शीट करोगे वो मुझे पता है कभी सोल्व नहीं करोगे। एक बार कर लिया, उसमें से भी 95% स्टूडेंट नहीं करेंगे। जो 5% स्टूडेंट करेंगे उनमें से भी 5% में से भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स उनको दोबारा रिवाइज करेंगे ही नहीं। लेकिन जो नोट्स में क्वेश्चंस आएंगे उनको आप बार बार रिवाइज करोगे। ठीक है ना, इसलिए कोशिश यही है कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन क्लास में सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। TIFR लिखिए। f(x(t) आपको कोई फंक्शन दे रखा है x और t का 1 - 2xt 1 - 2xt प्लस t स्क्वायर की पावर -1। The third polynomial, the third polynomial order x square in this set is ऑप्शन ए लिखो 2x स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन बी लिखिए 4x स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन सी लिखिए 2x स्क्वायर माइनस 2, ऑप्शन डी लिखिए 4x स्क्वायर माइनस 1। Which option is correct? क्या हुआ भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? ऑप्शन डी है, बताओ भाई। श्यामाश्री हो जो ऑप्शन बी बता रहे हैं या डी होगा, अच्छे से देखो एक बार। देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया है ना, क्या घुमाया, कुछ ज़्यादा नहीं, बस आपको ओनली जो जनरेटिंग फंक्शन होता है स्टैंडर्ड वो नहीं दिया। उसमें क्या आता है -1/2। अब क्या करेंगे, इसका एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करके क्या करोगे, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है वही आपके पास क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल आ जाएगा। ऐसे ही करते हो ना, इज इक्वल टू में आप लिखते हो n बराबर 0 से इनफाइनाइट Pnx t की पावर n, और t की पावर n का कोफिशिएंट क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है nth ऑर्डर का, तो टी स्क्वायर का क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा तुम्हारे पास। देखो आपके पास इस बार फंक्शन ये है, ठीक है ना। सो f(x(t) आपके पास हो जाएगा f(x(t) इज इक्वल टू 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1। ठीक है, फॉर सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल, फॉर सेकेंड ऑर्डर क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, इसका एक्सपेंड कर दो और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर देख लो। तो क्या होगा भाई, देखो
इधर देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2xt माइनस टी स्क्वायर और इसकी पावर -1। तो 1 माइनस एक्स की पावर -1 क्या होता है फॉर्मूला? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, पढ़ा है नहीं पढ़ा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 1 प्लस एक्स मतलब 2xt माइनस टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2xt माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चलता रहेगा आपके पास। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो इधर, दिस इज fxt। अब मैं देख लूंगा कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो क्या होगा इधर, ये सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा, तो इसको मैं लिख दूंगा p2x। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? -1, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करो पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर टी स्क्वायर फिर प्लस t4, ये ऐसे चलता रहेगा, लेकिन टी स्क्वायर का एक ही आएगा कितना? 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर -1। तो कौन सा ऑप्शन है? डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये लेजेंडरी पोलिनोमियल, ये सेकेंड ऑर्डर का पोलिनोमियल है, किसके लिए? इस वाले जनरेटिंग फंक्शन के लिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि जनरेटिंग फंक्शन चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे -1/2 लिखता तो क्या आता आंसर? 1/2 3x स्क्वायर -1, जो कि आपका ओरिजिनल होता। समझ में आया? कि तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। तो ये तो क्वेश्चन थे कब के? 4 साल 5 साल 6 साल पहले के। और आज के टाइम में कैसे क्वेश्चन आएंगे? कैसे क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे, लेकिन उसमें से एक ऑप्शन हटा के तुम्हें क्या देगा? 1/2 3x स्क्वायर -1, जिसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे? अच्छा, ये सेकेंड ऑर्डर मतलब p2x, और p2x का आंसर क्या होता है? 1/2 3x स्क्वायर -1, ये टिक करके आ जाएंगे, जो कि तुम्हारा बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि आपको क्या ध्यान देना होगा? आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो जनरेटिंग फंक्शन है वो चेंज है। अब वो -1/2 नहीं है, यहाँ पे -1 है, तो इसके अकॉर्डिंग जो पोलिनोमियल आएगा वो डिफरेंट आएगा। इस बार जो क्वेश्चन आए थे इस टाइप के आए थे ना, कि आपको जो ऑप्शंस दिए गए थे वो लगभग सिमिलर ऑप्शंस दिए गए थे। तो अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसमें ऐसे ऑप्शंस देंगे। ठीक है ना? अब इसमें तुम्हें पता है, देखो इधर, अब कोई एकदम से सोचे कि ये पोलिनोमियल है, ध्यान नहीं दिया कि पोलिनोमियल स्टैंडर्ड नहीं दे रखा, तो तुम क्या सोचोगे? आंसर ये होना चाहिए। अब ये ऑप्शन में नहीं है, तो फिर तुम क्या जाओगे? वापस क्वेश्चन के अंदर जाओगे, कुछ ना कुछ वहाँ से जो क्वेश्चन में करेक्शन गिवन है वो आप समझ लोगे। लेकिन अगर ऑप्शन में देगा तो आप डायरेक्टली ये टिक कर दोगे, जो कि तुम्हारा बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? ये चले आगे, सबका क्लियर है? चलो नेक्स्ट लिखिए, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। i इज इक्वल टू -1 से +1 pnx dx क्या होगा? वेहर n इज इक्वल टू 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे पास। ठीक है, ऑप्शन ए है -1 1 0 एंड डी ऑप्शन है 2n+1 डिवाइडेड बाई 2। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? राधिका सी बता रहे हैं, भारती मीना भी सी बता रहे हैं। ऐसा ही है, इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। राधिका, भारती, समृद्धि भी सी बता रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? देखो, तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। कैसा फंक्शन है ये? Pn, P मतलब लेजेंडरी, लेजेंडरी है तुम्हारे पास। अच्छा, -1 से +1 आता है तो लिमिट -1 से +1 है, इसका मतलब किस में लगती है -1 से +1? ऑर्थोनॉर्मलिटी के अंदर। ऑर्थोनॉर्मलिटी के अंदर तुम्हें कितने पॉलिनोमियल, एक चाहिए, दो चाहिए?
2 चाहिए, एक तो तुम्हारे पास है, एक और बना सकते हैं हम अपने हिसाब से। देखो i इज इक्वल टू -1 से +1, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो किसी को प्रॉब्लम है क्या? 1 इंटू पी एन एक्स डी एक्स कर सकते हैं ना। अच्छा 1 किसकी वैल्यू होती है लेजेंड्रे के अंदर? पी नोट एक्स पी एन एक्स डी एक्स। ये समझ में आया सबको? अच्छा मुझे बताओ जल्दी से, n कभी 0 हो सकता है? देखो n मैंने क्या बोला, 1 2 3 4 5, n 0 हो ही नहीं सकता तुम्हारे पास। जब तुम्हारे पास n 0, यहाँ पे जो n दे रखा है ये 0 हो ही नहीं सकता, उस केस में ये दोनों अलग अलग हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा? क्रॉनिकल डेल्टा के अंदर 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यस बिल्कुल ठीक है भाई, है ना। एक्सप्लेनेशन राधिका भारती बिल्कुल ठीक है। क्लियर है ना? ये BARC में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिख लो इसमें, जो कि जेस्ट 2018 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या है क्वेश्चन? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, फॉर विच ऑफ द following condition does the integral does the integral 0 to 1 pmx pnx dx vanish VANISH ऐसे लिखो, नहीं vanishes, नहीं not vanishes, vanish for m is not equal to n, for m is not equal to n, where pmx and pnx are, where pmx and pnx are Legendre polynomial of order m and n respectively. ऑप्शन ए देखो, ऑल m बस होना क्या चाहिए? m इज नॉट इक्वल टू n होना चाहिए। ऑप्शन बी m माइनस n इज एन ऑड इंटीजर, ऑप्शन सी m माइनस n इज ए नॉन ज़ीरो इवन इंटीजर, एंड ऑप्शन डी n इज इक्वल टू m प्लस 1। क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, आराम से, और उसके बाद में करके देखना, है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से आपका जो लेजेंड्रे वाला पार्ट है, जो कि स्पेशल फंक्शन में सबसे बड़ा पार्ट था, वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से बताएंगे, समझ में आया नहीं आया स्पेशल फंक्शन आप लोगों को? भाई ऑफलाइन स्टूडेंट्स आ गया समझ में? जितने भी मैंने प्रॉपर्टी बताई, जितने भी क्वेश्चंस बताए, सब समझ में आ गए? चल, वेरी गुड। चलो ठीक है भाई, है ना। आई थिंक सबको समझ में आ गया। चलिए अब हेडिंग लिखेंगे, हर्माइट पॉलिनोमियल। दिस इज द सेकंड स्पेशल फंक्शन, हर्माइट
पॉलिनोमियल, हर्माइट पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म तो लिख लो। वैसे मैं ग्राफिकल थ्योरी में बता चुका हूँ क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो हर्माइट पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है तुम्हारे पास, d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस 2x dy अपॉन dx प्लस 2ny इज इक्वल टू 0। n यहाँ पे तुम्हारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, n आपके पास है पॉजिटिव इंटीजर, n आपके पास है पॉजिटिव इंटीजर। लिख लो इसमें द सॉल्यूशन ऑफ हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ हर्माइट differential equation is known as Hermite polynomial, is known as Hermite polynomial, Hermite polynomial of order n, of order n, and its mathematical expression is and its mathematical expression is, लिख लो, h n x is equal to minus 1 to the power n e to the power x square d upon dx की पावर n e to the power माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही मैंने हर्माइट पोलिनोमियल लिखा तो तुरंत तुम्हारा दिमाग दौड़ जाना चाहिए कहाँ पे, लेजेंड्रे के अंदर। तो लेजेंड्रे में क्या था, 1 अपॉन 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n डी एन अपॉन डी एक्स की पावर n एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। ठीक है, तो तुरंत ये होना चाहिए कि अच्छा उसका ये होता है, इसका ये होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। रिमेंबर, और ये भी आपको रिमेंबर याद होना चाहिए। ठीक, तो लिख लो इसके अंदर फ्यू हर्माइट पोलिनोमियल, फ्यू हर्माइट पोलिनोमियल, फ्यू हर्माइट पोलिनोमियल। जैसे सबसे पहले n बराबर क्या रखूंगा मैं, 0, h0 x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, है ना, निकाल के देख लोगे ना, यहाँ पे वैल्यू रख देना। ठीक है, h1 x कितना आएगा, 2x, h2 x कितना आएगा, इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट h3x कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, x तो बढ़ता जाएगा, 8x क्यूब माइनस 12x। h4x कितना आएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 16x4 माइनस 48x स्क्वायर प्लस 12। h5x कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, ये 4 आएगा ना, यस, कितना हो जाएगा, 32x की पावर 5 माइनस 160x क्यूब प्लस 120x, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, ये मैंने बहुत पहले याद किए थे, याद है ये अभी तक। तो ये लिख लो और लिख के इन सब का क्या बना लो, ग्राफ बना लो। तो जल्दी से इन सब का ग्राफ बनाओ, सबको आने चाहिए भाई ग्राफ।
देखो इधर देखो, जिसके बन गए वो ठीक है, बाकी लोग इधर देख लो अच्छे से। सबसे पहले मैं x और h नोट x का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, है ना। दिस इज ओरिजिन O, तो क्या है आपके पास में कांस्टेंट 1, ठीक है। नेक्स्ट x और h1 x का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो मेरे पास कैसा आएगा 2x, y बराबर x का ग्राफ, ठीक। उसके बाद मेरे पास x और यहाँ पे h2x। अब देखो यहाँ पे दिस इज ओरिजिन O, h2x, ये रहा h2x। लो वैल्यू पे नेचर x की पावर जो कम होती है उसका होगा, तो मतलब -2, x बराबर 0 रखोगे तो -2 यहाँ से स्टार्ट होगा, और उसके बाद नेचर कैसा आएगा +x²। ऐसे होता है सिंपली, तो यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे दिखा दो, क्लियर है। इसके बाद h3x, दिस इज x एंड दिस इज h3x, ओरिजिन O। तो कैसा हो जाएगा तुम्हारे पास में लो वैल्यू पे -x +x ऐसे होता है, तो -x ऐसे होगा, ठीक है। और हाई वैल्यू पे x³ इधर से ऊपर कर दो, इसका नेचर ये होता है ना x³ का तुम्हारे पास में। नेक्स्ट x और यहाँ पे h4x, कैसा होगा भाई, कैसा होगा x बराबर 0, 12 प्लस का है तो प्लस का ले लो यहाँ पे। उसके बाद में x², ये क्या है तुम्हारे पास -x² है, तो -x² नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद में प्लस है तो ऊपर की तरफ आ जाएगा तुम्हारे पास। नेक्स्ट लास्ट दिस इज x h5x, ठीक है, ये ओरिजिन O। लो वैल्यू पे नेचर y बराबर x का ये हो गया। उसके बाद में -x³, देखो +x³ आपके पास होता है दिस, तो -x³ आपके पास क्या होगा, ऐसे ही होगा तुम्हारे पास। इसको तो ऊपर की तरफ बढ़ा दो और इसको नीचे की तरफ ले जाओ। उसके बाद नेचर कैसा है x5 का x³ के जैसा होगा, इसको और ऊपर की तरफ बढ़ा दो और इसको ये लीजिए, ये कर्व हो गया तुम्हारे पास में h5x का। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ, ठीक है। अब वही प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी, क्या ये ओरिजिन से जा रहा है, नहीं जा रहा, ये ओरिजिन से, ये भी नहीं जा रहा। नेक्स्ट ये भी ओरिजिन से जा रहा है, इसका मतलब जो hn(x) है, अगर मैं x बराबर 0 रखूंगा तो बराबर 0 आएगा कब, जब n बराबर ओड हो, वही तो तुम्हारे पास ओरिजिन से जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बैरियर रखो, जैसा इधर है वैसा इधर है, सिमेट्रिक, यहाँ पे एसिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, यहाँ पे सिमेट्रिक मतलब इवन फंक्शन और इवन ऑड, ये तुम्हारे पास चलता रहेगा, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन मैंने उसमें किया वैसा मैं यहाँ पे भी आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। उसके बाद में नोड की मैं बात करूँ तो नोड कितने हैं, यहाँ पे एक भी नोड नहीं है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे तुम्हारे पास 2 नोड है, यहाँ पे तुम्हारे पास ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 में h5 में 5 नोड है, तो n में कितने होंगे, n नोड होंगे, क्लियर है। इसी के थ्रू अपन ये सारी प्रॉपर्टीज लिखते हैं, तो लिख लो इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। प्रॉपर्टीज ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, प्रॉपर्टीज ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। पहला प्रॉपर्टी लिखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, हर्माइट पॉलिनोमियल आर इवन फंक्शन even function of x, even function of x for n is equal to even integer, and odd function of x for n is equal to odd integer, n is equal to odd integer, ओके। कहने का मतलब इसमें यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, एच एन माइनस एक्स इज इक्वल टू
-1 टू द पावर n एच एन एक्स। तो जो मैंने लिखा वो इस लाइन के अंदर है क्या तुम्हारे पास में? है ना, यहाँ पे नोट कर लो। सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए एच एन एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 if n is odd n -1 to the power n by 2 factorial n upon factorial n by 2 if n is even integer। ये प्रॉपर्टीज सारी याद रखनी है भाई, है ना। तीसरा लिखिए थर्ड लिखिए h डैश एन एक्स इज इक्वल टू 2n h n माइनस 1x। h डैश मेरे पास क्या है? डेरिवेटिव ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, डेरिवेटिव ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, इन टर्म्स ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। मतलब हर्माइट पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव हर्माइट पॉलिनोमियल के फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। फोर्थ लिखिए, फोर्थ नंबर एच एन एक्स हैज एन नोड। कितने नोड रखेंगे ये? एच एन एक्स एन अभी बताया था मैंने। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी लिखिए इसकी, लास्ट प्रॉपर्टी लिखिए इन क्वांटम मैकेनिक्स 1DHO, इन क्वांटम मैकेनिक्स 1DHO, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये आपने पढ़ा होगा होपफुली, जिसने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ ली है। नहीं पढ़ ली है तो वो पढ़ेंगे, है ना। साई एन एक्स इज इक्वल टू ए एच एन अल्फा एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और अल्फा आपके पास होता है एम ओमेगा अपॉन में एच क्रॉस। एम ओमेगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर थोड़ी आएगा भाई, हाँ अल्फा ही आएगा, है ना। ठीक, हाँ जी, एम ओमेगा स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आएगा ई टू द पावर माइनस एम ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस। सही तो है, सही है ना, ये देख लो इधर, सही है ये, है ना। ये नोट कर लो एक बार, ठीक है। तो लिख लो इसके अंदर पैरिटी ऑफ वेव फंक्शन इन 1DHO, पैरिटी ऑफ वेव फंक्शन इन 1DHO is decided by Hermite polynomial, is decided by Hermite polynomial। Hermite polynomial, ठीक है। और यहां से पैरिटी जो डिसाइड की जाएगी वो किससे डिसाइड की जाएगी? हर्माइट पॉलिनोमियल। तो इसका एक एप्लीकेशन हो गया, है ना, सिंपली। चलो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड H40 क्या होगा? H इज द हर्माइट पॉलिनोमियल,
राधिका बता रहे हैं 12, ऐसा ही है, बिल्कुल आसान है ना। देखो इधर अभी तो आपने लिखा ही था कि एच एन और यहाँ पे x बराबर 0 इज इक्वल टू -1 टू दी पावर n/2 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल में n/2। कब है ये? जब n बराबर क्या हो आपके पास E1। ऑर्डर होता तो कितना होता तुम्हारे पास? 0 हो जाता। तो यहाँ पे देखो h4 x बराबर 0 रख दो, मतलब n बराबर 4 रख दो, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2, कैंसिल आउट हो गए 12। क्या तो ऐसे करो, या फिर आपको h4 याद होना चाहिए, h4 में x बराबर 0 पुट कर दो। देखो जैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो यहां से तुम देख लो h4 में x बराबर 0 पुट करेंगे, ये 0 कितना आएगा तुम्हारे पास? 12। क्या तो h4 आपको याद होना चाहिए, या फिर आप प्रॉपर्टी में वैल्यू रखो, है ना। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग इसके अंदर जनरेटिंग फंक्शन। हाँ जी, इसके सिंगुलर और सिंगुलर पॉइंट कोई है ही नहीं, ऑर्डिनरी पॉइंट होंगे सारे, क्योंकि dy अपॉन dx स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a2x। क्या a2x x की किसी वैल्यू पे 0 बन रहा है? नहीं बन रहा ना, तो कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है, सारे क्या है तुम्हारे पास में? ये ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं। क्लियर है? चलिए लिखिए इसके अंदर हेडिंग लिखिए जनरेटिंग फंक्शन ऑफ h एंड x। जनरेटिंग फंक्शन ऑफ h एंड x, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ h एंड x लिख लो इसमें e टू द पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर, e टू द पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट h एंड x अपॉन में फैक्टोरियल n t की पावर n। रिमेंबर इंपॉर्टेंट। तो मान लो आपको h4x पूछे और आप भूल गए डायरेक्टली वैल्यू, नहीं आपको पॉलिनोमियल का फॉर्मूला याद है, तो आप क्या करोगे? इससे आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? इससे इसका एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करने के बाद में t की पावर 4 का कोफिशिएंट देखो, t की पावर 4 का कोफिशिएंट आपको क्या मिलेगा? h4x डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4। समझ में आ गया? फैक्टोरियल 4 को उधर ले जाना, h4x आ जाएगा तुम्हारे पास। कर लोगे ना इसको? तो लिख लो एक लाइन इसके अंदर, एक लाइन लिख लो इसके अंदर, द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n, द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n in the expansion of in the expansion of e to the power 2xt minus t square, 2xt minus t square will be equal to किसके इक्वल होगी? h and x डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल है। ये लो, अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है क्या? फाइंड h3x फ्रॉम जनरेटिंग फंक्शन, फ्रॉम जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन हो गया भाई। इस जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से आप क्या कैलकुलेट करेंगे? h3x से कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेंगे? इसको एक्सपेंड करो, t की पावर क्यूब का कोफिशिएंट देख लेना, यहाँ पे आएगा h3x अपॉन में फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 को इधर भेज देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है, आपको फॉर्मूला याद हो गया, बट अप्लाई भी तो करना आना चाहिए ना, तो ये नोट कर लो। नेक्स्ट लिखिए इसकी ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन। ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन
ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन, ठीक है। एच एन एक्स की ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन क्या है, लिख लो, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n फैक्टोरियल n अंडर रूट पाई डेल्टा एम एन। अगेन रिमेंबर दिस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसा ही इसका ऑर्थोनॉर्मलिटी लिखा, उधर लेजेंडरी का तुम्हारा दिमाग में होना चाहिए। क्या होता है, -1 2 + 1 पी एम एक्स पी एन एक्स टी एक्स इज इक्वल टू 2/2n+1 डेल्टा एम एन। ठीक है, ये ऐसे तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। तो आज तो ठीक है नहीं है, बट कल क्लास में आओ तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आप उसको रिवाइज ही ना करो। चीज़ें अगर आपको याद ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ाई छोड़ दो फिर, है ना, क्यों पैसे ख़राब कर रहे हो फिर। ठीक है, तो जो पढ़ाया जा रहा है, जब तक एग्ज़ाम दो तब तक वो चीज़ें याद होनी चाहिए। अब जैसे आपका नेट दिसंबर के अंदर होगा या गेट का फरवरी के अंदर होगा, तो तब तक ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए। एक दिन भी ऐसा नहीं चाहना चाहिए कि आपको याद नहीं है। अगर आपका ऐसा तैयारी चल रहा है तो आप आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक, क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, the value of integral minus infinite to plus infinite e to the power minus x square 64 यहाँ लिखो 64 x4 minus 12x cube माइनस 12x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8। ओके, और यहाँ है तुम्हारे पास h4x dx, h4x dx विल बी, ये किसके इक्वल होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। विल बी ऑप्शन ए 384 अंडर रूट पाई, ऑप्शन बी 768 रूट पाई, ऑप्शन सी 1536 रूट पाई, एंड ऑप्शन डी 0, एंड ऑप्शन डी 0। बताइए भाई, सोल्व कीजिए इसको।
होगा? हाँ, सी। सॉरी, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब ऐसा नहीं है कि इसमें अगर मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ाया तो आप नहीं कर सकते हो। देखो, इससे पहले जब मैंने लेजेंडरी आपको पढ़ाया तो वहाँ पे मैंने क्या बताया होगा आपको कि अगर कोई फंक्शन अलजेब्रिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में दे रखा है तो उसको हम लेजेंडरी पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली ऐसा ही किसमें होगा? हर्माइट के अंदर होगा। अब तुम यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन के अंदर हर्माइट पॉलिनोमियल में क्या बनता दिख रहा है? किसका प्रॉपर्टी यूज में आएगा? ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन का। देखो ध्यान से देखोगे तो उसमें e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर था और क्या था? HMX dx इज इक्वल टू जो भी तुम्हारे पास 2 की पावर n फैक्टोरियल n रूट पाई और डेल्टा mn ऐसे कुछ करके था। ऐसा हम बना सकते हैं क्या? देखो यहाँ क्या है? H4। तो मेरे पास कुछ वैल्यू निकले, इसको भी किसके फॉर्म में लिखूंगा मैं? H4 के फॉर्म में लिखूंगा। तो मैं क्या करता हूँ समझना, इसको उठाता हूं पूरे को, इसको, और इसको मैं मान लेता हूं fx इज इक्वल टू 64x4 माइनस 12x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, इससे मुझे H4 कैलकुलेट करना है क्योंकि ये H4 है। जब ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन लगाऊंगा तो ये भी किसके फॉर्म में आना चाहिए? H4 के फॉर्म में आना चाहिए ना। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? उसके लिए क्या करूंगा, इसको क्या लिखूंगा? C0 H0 प्लस C1 H1 प्लस C2 H2 प्लस C3 H3 प्लस C4 H4। ये सबका क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मुझे ओनली किसकी वैल्यू चाहिए? C4 की। क्यों? क्योंकि मैं H4 के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। समझ में आ रहा है? समझिए यहाँ पे देखिए। अच्छा, fx आपके पास ये रहा, ठीक है। अब मैं इन सब की वैल्यू रखूंगा या ओनली H4 की वैल्यू रखूंगा? H4 की वैल्यू रखूंगा, ठीक है। देखो 64x4 माइनस 12x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू C0 H0, मतलब ये तुम्हारे पास चलता रहेगा, प्लस C4 H4 की वैल्यू रखूंगा। मुझे C4 चाहिए ओनली। H4 कितना होता है? H4 16 माइनस प्लस, ऐसा ही पढ़ा है तुमने, ठीक है। अब इसमें कहीं पे H3 में कहीं पे x4 आएगा क्या? नहीं आएगा। H2 में कहीं पे x4 आएगा? नहीं आएगा। इसलिए मुझे इस वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मेरे पास यहाँ पे क्या होता, H2x होता, तो हो सकता है मुझे उनकी वैल्यू भी लिखनी पड़ती, लेकिन मैं दोनों तरफ x4 का कंपेयर करवाऊंगा तो इससे पहले H4 x की पावर 4 आएगा ही नहीं, इसलिए मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू रख रहा हूँ। तो क्या करूँ अब? कंपेयर x की पावर 4 कंपेयर करवाओ, कितना आएगा तुम्हारे पास? कितना आएगा? इधर 64, इधर 16 C4, तो यहां से तुम्हारे पास C4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो समझना भाई मैं क्या चाह रहा हूं यहां पे। तो तुम्हारे पास जो फंक्शन है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, अब इस फंक्शन को हर्माइट के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, ठीक है, हर्माइट के फॉर्म में। तो हर्माइट के फॉर्म में कैसे लिखूंगा? C0 H0 प्लस C1 H1 प्लस C2 H2 प्लस C3 H3 प्लस C4 H4 और यहां पे H4 dx। यहां तक सबका क्लियर है क्या ये बताओ? ठीक। अब मैं क्या करूंगा, H4 का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा वो? 0, क्योंकि डेल्टा mn होता है, ये 0 है, ये 4 है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? देखो इसको मैं एक यहां पे लिख देता हूं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, C0 बाहर ले लेना, H0 H4 dx, ऐसा ही होगा तुम्हारे पास, ठीक है। जैसे C0 को यहां से बाहर ले लो, ये C0 हो जाए, ठीक। इसको मैंने ले गया। अब यहां पे मैं ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन लगा सकता हूं, प्लस ऐसे चलता रहेगा, कहां तक होगा? C4 बाहर ले लेना, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट
ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर h4x dx। क्लियर है इतना? अब देखो ये वैल्यू क्या बनेगी तुम्हारे पास, 0, क्योंकि एक तरफ 0 है एक 4 है। डेल्टा एम एन तुम्हारे पास में 0 होता है जब m इज नॉट इक्वल टू n होता है, ऐसे ही होता है। ऐसे ही h1 h4 भी क्या बनेगा, मतलब h3 तक तुम्हारे पास 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये तुम्हारे पास बन जाएगा इज इक्वल टू C4 कितना निकाला तुमने, 4 निकाल लिया। इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 4 फैक्टोरियल 4 अंडर रूट पाई और डेल्टा एम एन मतलब 4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 4 फैक्टोरियल 4 अंडर रूट पाई, कितना आएगा आंसर, ऑप्शन सी क्या था, 1536 अंडर रूट पाई। सोल्व कर लो, तुम्हारे पास यही आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्यों मैंने C4 ही कैलकुलेट किया, C0 C1 C2 C3 क्यों नहीं किया, और इसको कैलकुलेट किया तो कैसे किया, ये समझ में आया सबको? यस, वेरी गुड। तो इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको नोट कर लो। पूछ लो भाई, है ना, कोई भी कंफ्यूजन हो, कैसा भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ हर्माइट polynomial of nth order, that means h n dash x, और n आपके पास है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, can be written as ऑप्शन ए आपके पास है भाई 2n h n x, ऑप्शन बी 2n h n minus 1x, ऑप्शन सी 2n minus 1 h n minus 1x, एंड ऑप्शन डी है 2h n minus 2x, 2n h n minus 2x। विच ऑप्शन इज करेक्ट?
हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहाँ लिखवा रखा है, प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी याद नहीं रही तो क्या करोगे, छोड़ के आ जाओगे। मान लो तुम्हें प्रॉपर्टी याद नहीं है, फिर क्या करोगे, है ना, फिर भी तो करना पड़ेगा ना इसको, तो करो कैसे करोगे। वो तो प्रॉपर्टी लिखवा रखी है, ठीक है, आप डायरेक्टली बोल दिया कि सर वहाँ से इतना आंसर आएगा, तो प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ करवाई है क्या, नहीं करवाई ना, तो कैसे करोगे बताओ। ऐसा कैसे करोगे, स्टार्ट कैसे करोगे बताओ, कैसे स्टार्ट करोगे। हाँ कैसे, मैथमेटिकल से, चलो उससे करके देखना तुम, ठीक है। मैं तुम्हें बता देता हूं जो तरीका है, लिखो इसके अंदर फ्रॉम जनरेटिंग फंक्शन। फ्रॉम, देखो अगर ऐसा कुछ आए ना प्रॉपर्टी, तो जनरेटिंग फंक्शन सबसे बेस्ट है, ठीक है। देखो फ्रॉम जनरेटिंग फंक्शन, क्या होता है जनरेटिंग फंक्शन हर्माइट के लिए, e टू दी पावर, नो e टू दी पावर, बोलो e टू दी पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन इनफाइनाइट एच एन एक्स टी की पावर n अपॉन में फैक्टोरियल n। मुझे एच एन एक्स चाहिए, एच डैश एन एक्स चाहिए, एच डैश, तो क्या कर दूं इसका, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी आई एक्स, एक्स करेंगे ना, क्योंकि एच एन एक्स का फंक्शन है, एच एन डैश एक्स चाहिए तुम्हें, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करो, क्या होगा भाई, ई टू दी पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर, ये तो ऐसे कि ऐसे, फिर इसका कितना हो जाएगा 2t, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका 2t इसका 0, ठीक है, इज इक्वल टू, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, n बराबर 0 से इनफाइनाइट एच एन डैश एक्स टी की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। यहां तक किसी को कंफ्यूजन कोई, ये क्लियर है सबका, आगे देखिए। अच्छा दोबारा देखिए यहां पे, क्या इस पूरे की जगह क्या वापस में ये रख सकता हूं, क्या इस पूरे की जगह ये रख सकता हूं ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एच एन एक्स टी की पावर n अपॉन में फैक्टोरियल n, ये 2 इधर आ जाएगा और t मल्टीप्लाई है तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो ये क्लियर है कि समझ में आया नहीं आया, ये समझ में आ गया। इस पूरे की जगह मैंने ये रख दिया, एक स्टेप में छोड़ दिया मैंने, इस पूरे की जगह ये रख दिया, जब इसको मैं यहां पे रखूंगा तो 2 तो तुम्हारे पास बाहर आ जाएगा, और ये t की पावर 1 है, t की पावर n पहले से है, तो कितना हो जाएगा n+1 हो जाएगा। ये क्लियर है सबका। इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसके बाद दोनों तरफ t की पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। देखो इधर, इधर देखो कंपेयर कैसे करते हैं, कंपेयर t की पावर n कोफिशिएंट, या कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n, ठीक है। देखो इधर ध्यान से देखो, इधर तो कितना है t की पावर n का कोफिशिएंट, h डैश n x अपॉन में, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आया तुम्हें, है ना। देखिए ठीक, यहां पे देखो, यहां पे इस साइड के अंदर इसका कंपेयर करेंगे। अभी ये t की पावर n+1 है, जब मैं t की पावर n करूंगा तो क्या होगा, इसको n की जगह n-1 रख दो भाई, समझो यहां पे इस वाले में अगर n की जगह मैं n-1 पुट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, t की पावर n, यहां क्या हो जाएगा n-1, कंपेयर हो जाएगा डायरेक्टली। या फिर आप क्या करो, तुम खुद सोचो, t की पावर n+1 का कोफिशिएंट ये है, तो t की पावर n का क्या होगा, n की जगह n-1 कर दो यहां पे, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास h n-1x अपॉन में फैक्टोरियल n-1, और ये 2 तुम्हारे पास ऐसे कैसे है। ये समझ में आया नहीं आया, ये बताओ, समझ में आ गया। देखो तो ये आपके पास हो जाएगा, तो तुम्हें h डैश n चाहिए, तो h डैश
एन एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ तो 2 फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1 एच एन माइनस 1 एक्स। इसको सोल्व कर लो। 2 इसको मैं लिख सकता हूँ एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1 एच एन माइनस 1 एक्स। ये कैंसिल आउट हो गया तो ये हो जाएगा 2n एच एन माइनस 1 एक्स। देख लो कौन सा ऑप्शन आपके पास है। ये ऑप्शन आपके पास है बी इज द करेक्ट आंसर। जोगेंद्र बोल रहे हैं जस्ट रिपीट सर। चलो रिपीट कर देते हैं, ऑप्शन तो लिख दूं मैं, बी आ गया भाई, है ना। देखो रिपीट आई थिंक आप यहां पे करवा रहे होंगे, है ना। देखो यहां पे ये तुम्हारे पास, ये आपके पास t की पावर n का कोफिशिएंट, तो यहां से तो आपको मिल गया होगा। जब यहां पे t की पावर n का कोफिशिएंट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, देखो ये समेशन के फॉर्म में है, ठीक है। तो इससे पहले वाला जब टर्म लिखेंगे, इससे पहले वाला, उसमें क्या आएगा t की पावर n, इसमें क्या आएगा n माइनस 1, इसमें क्या आएगा फैक्टोरियल n माइनस 1। समझ में आ रहा है भाई। इससे पहले वाला ये तो देखो समेशन के अंदर है, t की पावर n प्लस 1 तक लिख रखे हैं। इससे पहले जो टर्म लिखेंगे तो वो यहाँ पे क्या आएगा, इससे पहले एक माइनस 1, तो यहाँ पे t की पावर n बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा एच एन माइनस 1 एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, जहाँ n है वहाँ पे n माइनस 1 पुट कर दो। क्लियर है जोगेंद्र। चलिए ठीक है, यस वेरी गुड। एक क्वेश्चन लिख लो जो कि आपके लिए अगेन होमवर्क है। और जो नेट के अंदर पूछा हुआ है, नेट के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। लिख लो हर्माइट पॉलिनोमियल Hermite polynomial h and x satisfy the differential equation d2 upon dx square h and x minus 2x d अपॉन प्लस 2n किसकी इक्वेशन है भाई, किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, हर्माइट का। वहां पे y होता था, यहाँ पे hn लिख दिया इसने, ठीक है। द करस्पॉन्डिंग जनरेटिंग फंक्शन लिखो, द करस्पॉन्डिंग जनरेटिंग फंक्शन, द करस्पॉन्डिंग जनरेटिंग फंक्शन लिख लो जी टी एक्स इज इक्वल टू n बराबर 0 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन फैक्टोरियल n एच एन एक्स टी की पावर n, टी की पावर n। satisfy the equation option A del 2g upon del x square minus 2x del g upon del x प्लस 2t डेल जी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी डेल 2g अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2x डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस 2t स्क्वायर डेल जी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी डेल 2g अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
माइनस 2x डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस 2 डेल जी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0 एंड ऑप्शन डी लिखिए, एंड ऑप्शन डी लिखिए, डेल टू जी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2x डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस 2 डेल टू जी अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। करो इसको, यहीं पे करो एक बार। कैसे करोगे, अप्रोच करो, कैसे अप्रोच करोगे? इसको करो भाई, कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को? अप्रोच समझ में आया? क्या करोगे? जी की जगह श्यामश्री ओझा ऑप्शन ए बता रहे हैं। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो साफ साफ बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, इधर देखो एक बार, है ना, इधर देखो, देखो इधर साफ साफ क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये तुम्हारे पास कोई एक हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जनरेटिंग फंक्शन आपके पास ये है और ये इक्वेशन किसको सेटिस्फाई करेगा, ऐसे ही बोल रहा है भाई। ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन को इसमें सेटिस्फाई करेगा, ये तुमसे पूछ रहा है। सेटिस्फाई करेगा मतलब इसको इसमें रख दो, ऐसा ही तो करते हैं अपन, ठीक है। तो देखो इधर समझो, मुझे यहाँ पे इन चारों इक्वेशन में देखो डेल टू जी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर भी चाहिएगा, डेल जी अपॉन डेल एक्स तो निकल ही जाएगा, और डेल जी अपॉन डेल टी भी चाहिएगा, और डेल टू जी अपॉन डेल टी स्क्वायर भी चाहिएगा, ठीक है, समझना है यहाँ पे। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले डेल जी अपॉन डेल एक्स निकालता हूँ, और जी आपके पास ये रहा, कहाँ है देखो, अब दिख गया होगा, ये रहा जी आपके पास में, ठीक है। तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या आएगा भाई, n बराबर 0 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन फैक्टोरियल n h n डैश x इंटू में t की पावर n, यही आएगा। दोबारा करो एक बार, डेल टू जी अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, n बराबर 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन फैक्टोरियल n
एच डबल डैश एन एक्स टी की पावर एन। क्लियर है? एक बार टी के रेस्पेक्ट में कर दो, डेल जी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन फैक्टोरियल एन एच एन एक्स ऐसे की ऐसे, और इसका एन। ठीक है, एक बार जरूरत और पड़ेगी तो अपन कर लेंगे, बस इन तीन ऑप्शन में जरूरत है क्या, तीन ऑप्शन में तो बस इतने की जरूरत है, लास्ट में हमें लगेगी तो कर लेंगे उसको भी। ठीक है, चलिए अब देखिए फ्रॉम ऑप्शंस, फ्रॉम ऑप्शंस ये बोल रहा है कि जो जी दे रखा है वो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करवाने के लिए क्या करेंगे, जी की वैल्यू वहां पे रख देंगे। तो पहले ऑप्शन नंबर ए में रखता हूं, देखो डेल टू जी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या है, एन बराबर 0 से इन्फाइनाइट, तो सब में बाहर आ जाएगा, उसको छोड़ो। ठीक है, ये क्या होगा तुम्हारे पास 1 अपॉन फैक्टोरियल एन एच एन डबल डैश एक्स और यहाँ पे टी की पावर एन हो गया। ये इसकी वैल्यू रख दी, माइनस 2x इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये तो बाहर चला गया, 1 अपॉन फैक्टोरियल एन एच एन डैश एक्स टी की पावर एन। क्लियर है? उसके बाद प्लस 2t डेल जी अपॉन डेल टी, ये तो बाहर चला गया, 1 अपॉन फैक्टोरियल एन एच एन एक्स टी की पावर एन माइनस 1। ये क्लियर है सबका? इज इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू में 0 है, इज इक्वल टू में 0 है। ठीक है, अब देखिए यहां पे इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 1 अपॉन फैक्टोरियल एन और टी की पावर एन कॉमन आ रहा है। देखो यहां पे क्या बचेगा, एच डबल डैश एन एक्स माइनस 2x एच एन एक्स प्लस, देखो टी की पावर ये n बन चुका है ना, n माइनस 1 प्लस 1 ये बन चुका है, ये बाहर जा चुका है, कितना आएगा 2 एच एन एक्स, ये n उसमें था क्या वहां पे हैं, डेल जी अपॉन डेल टी में n आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहां पे तुम्हारे पास n मैं यहां लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 2n एच एन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या यही इक्वेशन देखो तुम्हारे पास में हर्माइट है क्या, ऊपर ऊपर देखो उसको d2h अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख रखा होगा ओनली, माइनस 2x डी एच अपॉन डी एक्स प्लस 2nh इज इक्वल टू 0 लिख रखा है ऐसा। तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, पूरे की वैल्यू 0, तो ये पूरा तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। बाकी ऑप्शंस में चेक करोगे ऐसा नहीं होगा, तो लिख सकते हो यहाँ पे, सो इट सेटिस्फाई द इक्वेशन, सो इट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ऑप्शन ए आपके पास में करेक्ट होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। क्लियर है सबका? तो ये 5 मार्क्स में पूछा हुआ था ना दिसंबर 2015 के अंदर, CSIR नेट दिसंबर 2015 के अंदर। ठीक है, तो ये आपका स्पेशल फंक्शन था, सेकेंड स्पेशल फंक्शन, दैट इज द हर्माइट पॉलिनोमियल। कल अपन देखेंगे आते ही लागेर पॉलिनोमियल और उसके बाद में बेसल फंक्शन। ठीक है ना, बेसल इज ए नॉट ए पॉलिनोमियल, वो अपन देखेंगे कैसे। ठीक है ना, वो एक फंक्शन हो गया तुम्हारे पास में, इसलिए उसको स्पेशल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वो अपन कल देखेंगे, लगभग स्टार्टिंग के 1 आवर तुम्हारे पास ये वाला क्लास चलेगा, मतलब ये स्पेशल फंक्शन चलेगा। उसके बाद में अपन करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से कम 2 क्वेश्चन आएंगे। इस बार भी तुम्हारे पास देखो 2 क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, एक तो तुम्हारे पास क्वेश्चन था एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन जेड माइनस जेड, या फिर जेड माइनस साइन जेड ऐसे कुछ करके आया होगा, और बोला होगा इसमें कौन सा सिंगुलरिटी है, रिमूवेबल है या पोल ऑफ ऑर्डर 2 है 3 है, जो भी आपके पास में था ऐसा क्वेश्चन। और एक आपके पास क्वेश्चन जो कि नोट्स में से आया था, है ना, अगर पहले किसी ने क्लास ले रखी हो मेरी, उसने देखा होगा कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट इंटीग्रेशन था ना, एक कॉस
अल्फा एक्स या ई टू दी पावर माइनस ऐसे कुछ करके डी एक्स तुम्हारे पास ऐसे कुछ इंटीग्रेशन था ना एक इंटीग्रेशन, ठीक है। तो उसकी वैल्यू पूछी थी, तो एज इट इज़ वो नेट इसमें तुम्हारे देखना नोट्स के अंदर प्रीवियस जो स्टूडेंट्स हैं उनके नोट्स में ऐसे कैसे है, तो वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, हो सकता है 3 क्वेश्चन भी आ जाए यहाँ से, ठीक है ना। तो ये है मेनली। अच्छा, राधिका बोल रहे हैं सर नेट का पेपर डिस्कशन कब करेंगे, तो होपफुली आज इवनिंग में देखते हैं, या तो लाइव हो जाएंगे या फिर लाइव ना तो रिकॉर्डेड लेक्चर एक आपका आ जाएगा। एक्चुअली अलग अलग पार्ट में डालेंगे, क्योंकि मेरा मकसद ऐसा नहीं है कि नेट का मैंने 20 क्वेश्चन करवा दिए, अब 20 क्वेश्चन में जल्दी जल्दी में आपको 20 क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहे। इससे अच्छा मैं अलग अलग पार्ट में डालूंगा। जैसे पार्ट फर्स्ट हो गया, ठीक है, इसके तुम्हारे पास में 7 to 10 क्वेश्चन करवा दिए। पार्ट सेकंड हो गया, इसमें तुम्हारे पास में 10 to 15 क्वेश्चन करवा दिए। जितने क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छे से कर लोगे आप, समझ में आ रहा है। तो आप देखो एटॉमिक, क्वांटम या फिर मैथमेटिकल जितना पढ़ लिया, वहाँ से कितना पार्ट आ गया था एग्जाम के अंदर, तुमसे अटैम्प्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। एक परटर्बिशन थ्योरी का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था कि परटर्बिव टर्म उसमें दे रखी थी, ई की पावर एक्सपोनेंशियल ऐसे कुछ करके दे रखा था, और डायरेक्टली आपको ग्राउंड स्टेट टर्म पूछ रहा था। तो नीचे तुम्हारे पास 32 करके कुछ आंसर था, वो आ गया तुम्हारे पास में, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये अपन डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कल आपका क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, 8 AM to 2:30 PM, ठीक है। और 2:30 का ये 3 PM भी हो सकता है। तो उस हिसाब से प्रिपेयर होके आइएगा, ठीक है। पहले आपका मैथमेटिकल चलेगा, उसके बाद में मैथमेटिकल लगभग 12 साढ़े 12 तक चलेगा, उसके बाद में तुम्हारा क्वांटम मैकेनिक्स चलेगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये आपका कल का शेड्यूल है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, छाछ या लस्सी पी के मत आना, है ना। घर पे जैसे कोई भी होता है तो चलो गर्मी हो रही है, 1 गिलास लस्सी का पी के चलते हैं, वो मत करना, नहीं तो यहाँ पे नींद आएगी। मैं 1-2 बार ऐसे करके आ चुका हूँ, तो नींद आती है उसके बाद में, तो ये आप लोग मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो कल आपका लगभग पूरे दिन क्लास रहेगा, उस हिसाब से प्रिपेयर होके आइए, अपना खाना वाना जो भी है साथ में लेके आइए। स्टार्टिंग के 2 घंटे बाद में आपको 10 से 15 मिनट का गैप दिया जाएगा, जिसमें आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। फिर 2 घंटे के बाद में आपको आधा घंटे का लंच टाइमिंग दिया जाएगा, उसके बाद में आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। बाकी अपन कल देखते हैं।